वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिगिनर सीरीज। सो ये जो एपिसोड है इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। सो इसमें फाउंडेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम लोग बेसिक को समझेंगे, बेसिक फाउंडेशंस को क्लियर करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, वॉट वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने लिस्ट आउट किए हैं, स्पेशली यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, सो बहुत सारे यहाँ पे जो है वीडियोस जो कि लिस्ट आउट किया गया है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, मतलब वाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज्ड कि समझने में इजी हो, और उसके बाद एक एक टॉपिक्स को डिटेल्स में, बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। सो बेसिकली जो फर्स्ट था, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है तो हम लोग बहुत सारे तरीके के बटन क्लिकेबल टूल्स और डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ रैंडमली, जैसे ब्लास्ट हो गया, एनसीबीआई, तो रैंडमली जो लोग बायोइन्फो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, बिगिन कर रहे हैं या फिर स्विच करना चाह रहे हैं, तो वो ये जो रैंडम टर्म्स है बहुत सुने होंगे आपने कि एनसीबीआई क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ किया भी है। लेकिन इनका जो एक टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है दैट वी यूज़ इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेरी फ्रीक्वेंटली, सो ये टर्मिनोलॉजीज़ का जो रियल मीनिंग है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। सो अगर ये टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब ही नहीं पता है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग बिहाइंड द टर्मिनोलॉजीज़, देन आगे जाके क्या होता है, जो टूल्स है जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक फुल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक बटन क्लिकेबल काइंड ऑफ सब्जेक्ट बन के रह जाता है हमारे लिए। सो उसमें प्रॉब्लम ना हो, हम लोग उसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सके। जब फ्यूचर में अगर कोई बोले कि एक टर्म्स दे के अगर बोले कि इसका मतलब क्या होता है, इसको यूज़ करो, तो हम इसे यूज़ कर सकें इन रियल वर्ल्ड, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बायोइन्फो को यूज़ कर सके। तो वैसे हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा फाउंडेशंस, जो कि इस वीडियो के एंड तक हो जाएगा। ABCD पूरा क्लियर हो जाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस वीडियो तक। सारे टर्मिनोलॉजीज हमें जिनके साथ एकस्टम्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट करते हैं कि पहला जो आता है इसे समझेंगे, वाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज्ड, मतलब कि व्हाट वाज द नीड फॉर दिस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और नीचे में एक दिया हुआ है एक्सप्लोजन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बस एक एक करके जाते हैं, इतना हार्ड जो टर्मिनोलॉजीज अगर लग रहा है अभी कि ये सब क्या लिखा हुआ है, जस्ट स्टोरी जैसा समझने का ज़रूरत है। इतना डिटेल, तो इतना टेक्निकल है वो सब, लास्ट में फुल क्लियर हो जाएगा, गारंटी। तो मेन थिंग है दैट इज़ जो बायोलॉजी था वो ट्रेडिशनली क्या था, ट्रेडिशनली एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के हिसाब से था बायोलॉजी। सो क्या होता है कि जो हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं बायोलॉजी में, ओके। सो टेक्निक्स मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि टेक्निक्स अभी भी हैं, पहले भी थे, बट हाँ कुछ तो चेंज हुआ होगा इन टेक्निक्स, तभी तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज हुआ। तो वो चेंज जो था वो ड्रिवन, क्या चेंज हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। सो बेसिकली जो पहले वेट लैब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होते थे वो बहुत स्मॉल स्केल्स जो डेटा जनरेट करते थे, और वो जो रॉ डेटास थे तो उनको बेसिकली वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स के थे। तो इसीलिए पहले मैनुअली हम लोग उन्हें, जब जो साइंटिस्ट थे मैनुअली उन्हें क्या करते थे, उन्हें उनके मीनिंग्स को निकाल सकते थे कि वो डेटास जो है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो डेटाज हैं इन सब के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बट पहले मैं एक सिंपल स्टोरी बोल रही हूँ काइंड ऑफ, तो उसको समझते हैं, उसके बाद जाके सब टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड में करेंगे। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल डू ऑल द टर्म्स, आई विल क्लियर इट आउट, ओके। सो जो थिंग है वो क्या था कि जो ट्रेडिशनल जो बायोलॉजी था बेसिकली वो स्मॉल डेटा जनरेट करते थे। स्मॉल डेटास को बायोलॉजिकली वो क्या होते थे, बायोलॉजिकली हम लोग इंटरप्रेट कर सकते थे, जो साइंटिस्ट थे उनको बायोलॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते थे। इसका मीनिंग भी मैं बता रही हूँ अभी, जस्ट
इसे सुनते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इंटरप्रेट जो करते थे बायोलॉजिकली, एक मीनिंग निकालते थे, वो एक स्मॉल स्केल डेटाज में थे। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्हें उतना सोचना ही नहीं पड़ता था कि नहीं हमें, क्योंकि डेटाज भी कम थे, हमें मीनिंग मिल ही जाते थे। लेकिन जैसे टेक्निक्स जो एडवांस हुए ना, टेक्निक्स या मेथड्स जो एडवांस हुए, तो उनके मीनिंग क्या है। टेक्निक्स एंड मेथड्स एडवांस होने के मतलब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एन एम आर टेक्निक्स बोलूँ, एन एम आर टेक्निक्स के अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रायो जो होता है वो सब अगर मैं बोलूँ, तो बेसिकली सब क्या थे, टेक्निक्स और मेथड्स थे। जैसे कि जो वेट लैब में परफॉर्म होते थे उनसे एक डेटा जनरेट होता था और उस डेटा से उसका मीनिंग निकलता था। जैसे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें पाना है तो उसके लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये सब मेथड्स किए जाते थे। और एक जो मेथड्स है वो, उसका नेम अगर मैं भी बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एनजीएस की बात करूँ तो उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट समझते हैं कि मेथड्स एंड टेक्निक्स थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया क्या हुआ, जो मेथड्स थे जो टेक्निक्स थे वो भी एडवांस होते गए। तो अगर वो एडवांस होते गए तो क्या होगा, ये जो थिंग है वो बहुत एडवांस होते गए तो क्या होगा, एडवांस होते जाएंगे मतलब कि जो डेटा जो आउटपुट समझते हैं इसे, जो आउटपुट वो दे रहे हैं वो भी, उनके अमाउंट भी बढ़ते जाएंगे। सो ये जो सेंटेंस आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि पहले ट्रेडिशनली क्या होता था। ट्रेडिशनली जो टेक्निक्स थे वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटपुट देते थे, उसे मैन्युअली उस आउटपुट का मीनिंग निकालना इजी था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, तब बढ़ता गया, तो क्या हुआ, जो जो डेटाज है, मतलब जो डेटाज हमारे जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आने लगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में आने लगे। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए क्या हो गया, मैन्युअली it became impossible to interpret, to analyze those data because the volume, the amount of data was so large. So for that reason came what, bioinformatics. So for that reason एक सब्जेक्ट, एक डोमेन, एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन आया, दैट वाज कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें हम लोग मतलब बायोलॉजिकल डोमेन्स के जो लोग थे, बायोलॉजी जो थी वो और भी कई डोमेन्स के हेल्प लेते थे, और लेके कि उन डेटाज को, उन आउटपुट को समझा जा सके। सो आई थिंक दैट दिस जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे कि मैथमेटिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, कंप्यूटेशनल जो थिंग्स है, कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस वो सब आ गए। सो बेसिकली सारी चीज़ें जो थी और बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स उनके यूज़ हम लोग करने लगे बायोलॉजी में, उनके हेल्प से बायोलॉजिकल मीनिंग को जानने लगे। एंड फॉर दैट रीज़न जो सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज हुआ। सो यहाँ पे जो लिखा गया, एक्सप्लोजन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा ना, इतना जो स्टोरी मैंने बोला, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अब अगर हम लोग अपने आप से सोचेंगे तो ये टर्म तो क्लियर हो ही गया होगा, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। एक्सप्लोजन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा का मतलब यहाँ पे हो गया दैट, जो मैंने बोला, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जो आउटपुट आने लगे वो बहुत ह्यूज वॉल्यूम के थे। ह्यूज वॉल्यूम मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ थे जिनसे डेटाज आते हैं, जिन्हें एनालिसिस किया जाता था, जिससे, तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो थे वो टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स तक डेटा जनरेट करने लगे थे। तो इतना मैन्युअली इतने आउटपुट को समझना इज़ इम्पॉसिबल। तो उससे समझने के लिए कि वो आउटपुट बोल क्या रहा है, किसको हमें जाना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल हेल्प्स लेनी पड़ेंगी, मतलब कि बहुत सारे डोमेन्स के हेल्प्स लेने पड़े, और तभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज हुआ, जिसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन के हिसाब से इसे लाया गया था, जो कि बहुत सारे जो हमारे काम को इजी करता है। हम ह्यूज अमाउंट ऑफ मैसिव डेटा
दे सकते हैं। सो बिग डेटा की प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हुई थी। सो दिस इज द टर्म एक्सप्लोजन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। सो अगर इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक क्वेश्चन भी आता है, दैट क्वेश्चन है, अगर सिंपली मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर कोई पढ़ता है तो उससे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो क्लियर होने ही चाहिए। तो वो अगर बोला जाए दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, व्हाई दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी और क्लासिकल बायोलॉजी फेस्ड, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट 3 थिंग्स वेयर द मेन प्रॉब्लम, जो कि जिसकी वजह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स केम, एंड दैट वेयर, एक हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, एक है डेटा वॉल्यूम। सो डेटा वॉल्यूम आई गेस क्लियर हो गया होगा, मतलब डेटा का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, गीगाबाइट्स टेराबाइट्स ऑफ डेटा। डेटा वॉल्यूम के अलावा डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, ना ये इंटरेस्टिंग है। डेटा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसे डेटास बढ़ते गए, सो यही एक प्रॉब्लम नहीं था कि डेटास बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, बट और एक प्रॉब्लम था, एंड दैट वाज कि डेटा जो थे वो कॉम्प्लेक्स होते गए। मतलब कि कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल डेटास लेते हैं। सो बायोलॉजिकल डेटास मतलब क्या, बायोमोलिक्यूल्स के डेटास। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या हो गए, हमारे डीएनए, प्रोटीन। सो उनके इंटरैक्शंस, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन इंटरैक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो उसके अंदर बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं, डीएनएज, आरएनएज, जो प्रोटीन्स बहुत सारे हैं, प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं। तो उनके जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थे, उनके नेटवर्क फॉर्मेशंस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स थे, तो डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। फॉर दैट रीज़न जो क्या हुआ, इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग दूसरे जो कंप्यूटेशनल अप्रोचेज हैं, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उनकी हेल्प ले। एंड वाई हेल्प ले, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। नाउ समझेंगे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी समझेंगे, बट अभी टेक्निकल थिंग्स यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। सो यहाँ पे टेक्निकल थिंग्स इन द सेंस 3 चीज़ मैंने बोली, डेटा वॉल्यूम, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो दीज आर द टेक्निकल टर्म्स जिससे हमें क्लियर करना पड़ेगा बिफोर जंपिंग टू एनी काइंड्स ऑफ टूल्स और डेटाबेसेस। बिकॉज अगर हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एज अ लैडर लेते हैं ना, तो या स्टेयर्स लेते हैं, तो हम लोग को हर एक स्टेप को पे ही करके जाना पड़ेगा। अगर हम लोग स्टेप जंप किए तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम लोग पूरा शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये आया क्यों, एंड जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो भी इससे जुड़ी हुई, वो भी क्लियर हो जाए कि अगर इन फ्यूचर अगर ये सब चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर रहे कि डेटा वॉल्यूम क्या होती है, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक्सप्लोजन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाज क्या होती है, इवन बिग डेटा क्या होता है। सो ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब जो बेसिक टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अबाउट दिस डेटा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों इमर्ज हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, What is the meaning of biological data? Now, मैंने अभी तक क्या बोला, मैंने अभी तक बहुत बोला दैट डेटाज एंड ट्रेडिशनल बायोलॉजी में भी डेटा बोला, अभी भी डेटा बोला, मेथड्स, टेक्निक्स डेटा जनरेट करते हैं। लेकिन एक बहुत मतलब दिमाग में एक क्वेश्चन तो आएगा ही, श्योर आएगा, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेटा। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो क्या होती है, वो बेसिकली इज रिवॉल्विंग अराउंड द सिंगल वर्ड एंड दैट इज डेटा। हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सब चीज़ जो भी करते हैं वो इस डेटा के अराउंड ही कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, किस पे हम लोग जो सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, सब लाएंगे। तो डेटा ही बेसिकली हम लोग का मेन रॉ मटेरियल है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आता है क्वेश्चन और एक,
दैट जब डेटा इतना इम्पोर्टेंट है तो डेटा होता क्या है एंड बायोलॉजिकल डेटा क्या होता है, बिकॉज बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग बायोलॉजिकल डेटाज को लेके डील करते हैं. सो दिस लाइन शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट इन bioinformatics we deal with biological data. We perform everything on this biological data. Now why we perform and what are this biological data? So these two questions जो है वो should be very very clear before we delve deeper into this bioinformatics, right? So meaning of data in biology एक सब question भी यहाँ पे है, so which is very important. So what is the meaning of data in biology? अगर सिंपली मैं डेफिनेशन पढ़ूँ कि इसका मतलब क्या होता है, सो बायोलॉजिकल डेटा होता है, इट बेसिकली रेफर्स टू डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल सिस्टम. सो बेसिकली मतलब आई गेस क्या होगा, क्लियर हुआ होगा कि मैं बताती हूँ. डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्या, डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द सेंस मतलब कि सपोज एक बायोमोलिक्यूल है, अगर बायोमोलिक्यूल की उसको इसको ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके समझेंगे, ठीक है. सपोज एक बायोमोलिक्यूल है, सपोज एक डीएनए हो गया, सपोज एक डीएनए हो गया, तो डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, डीएनए का कुछ इन्फॉर्मेशंस होता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशंस. सो डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है उसका सीक्वेंस हो गया. अब सीक्वेंस क्या होता है, सो सीक्वेंस जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक जिससे वो बना है वो कैसे अरेंज है. जो डीएनए होता है उनमें सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं. सो आई थिंक सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा. तो सीक्वेंस जो है सपोज वो हमारा डेटा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज वो हम लोगों को मिल रहा है. सपोज मैंने मेथड अप्लाई किया. अच्छा, सीक्वेंसिंग अगर मैं बोलती हूँ तो आई होप समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंसिंग मैंने किया. सीक्वेंसिंग क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में अभी मैं अपना डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, जस्ट ऊपर से अगर मैं बोलूँ तो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो सीक्वेंस है, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस ऑर्डर में अरेंज है हम वो जानते हैं. उनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो हम लोग बाद में आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है. तो अभी जो मैं बोल रही हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. सो सिंपल एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूँ तो डीएनए सीक्वेंसिंग किया, मुझे न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया दैट एटीजीसी किस ऑर्डर में है, एक डीएनए में है. तो वो जो मुझे न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस मिले ना वो मेरे डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो गया, मुझे वो मिले. सपोज कोई फाइल मुझे मिला उसमें वो स्टोर्ड है, तो वो हो गया मेरा डेटा, दैट इज माई बायोलॉजिकल डेटा. सो दैट्स वाई इट इज टोल्ड दैट व्हाट इज अ बायोलॉजिकल डेटा. बायोलॉजिकल डेटा क्या हो गया, इट इज़ बेसिकली द डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब कर सकता है, ऑर्गेनिजम्स को, और इवन एक बायोलॉजिकल सिस्टम का भी अपना डेटा होता है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जानने की वो है दैट ओके कि डेटा तो हमारे पास है, बट डेटा क्या होती है, रॉ डेटा. एंड मैं रॉ डेटा क्यों बोल रही हूँ, जो रॉ डेटा होती है उससे मुझे किसी भी चीज़ के लिए, सपोज वो एक मॉलिक्यूल का है या फिर एक सिस्टम का है, किसी का भी डेटा है, रॉ डेटा है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. लेकिन क्या मुझे उसके बारे में नॉलेज मिलता है, नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. सो बेसिकली नहीं, क्योंकि वो रॉ डेटा है, मुझे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिला है, बट वो क्या जीन है, कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, क्या फंक्शन करता है, मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में. सो मुझे एक रॉ डेटा दे दिया गया है, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्या बोलूँ नॉलेज, मतलब वो जो रॉ डेटा है उससे मुझे
जो नॉलेज है मतलब उसके बारे में उसके बायोलॉजिकल रेलिवेंसी मुझे नहीं पता है। सो ये चीज़ आई गेस क्लियर होना हो गया होगा दैट जो नॉलेज है वो मुझे रॉ डेटा से निकालना पड़ेगा एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोल सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मेन गोल? सो इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेन एम या फिर गोल क्या है? ये भी एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो एक एक करके सब टॉपिक्स खुद ही हम लोग लास्ट में देखेंगे कवर हो गए हैं, क्लियर भी हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें मिल गए होंगे लास्ट तक। सो जो एम या गोल क्या है, हम लोग जो रॉ डेटाज हमें मिल रहे हैं ना, रॉ आउटपुट रॉ डेटा, उससे हम लोग उसे हम कन्वर्ट करें एक बायोलॉजिकल नॉलेज में। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सपोज मुझे एक प्रोटीन का सीक्वेंस मिला तो वो मेरा रॉ डेटा हो गया, मुझे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं उसको उससे रॉ डेटा से अगर मैं कोई नॉलेज, उसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसको कन्वर्ट करने की जर्नी हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स से करते हैं। बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम लोग, कि हम लोग को पता चले कि वो जो डेटा है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसका बायोलॉजिकल रेलिवेंसी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, मतलब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। सो आई गेस ये तीन टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, डेटा, इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉलेज। सो बेसिकली सिंपल में यहाँ पे जैसे बोला गया दैट रॉ ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट मतलब होता है हमारा डेटा, एंड मेन थिंग क्या होता है, वी नीड टू कन्वर्ट द रॉ बायोलॉजिकल डेटा इनटू मीनिंगफुल बायोलॉजिकल नॉलेज। सो इसका ही मतलब यही होता है मेन गोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट जो हम लोग अगर देखेंगे, जो नेक्स्ट मेरा सब टाइटल जो था, इसके अंदर जो सब हेडिंग था वो था द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। सो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा कौन कौन से, मतलब कैसे कैसे होते हैं। हम लोग के पास आता है सीक्वेंस डेटा, मतलब कि जिसके में सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन रहता है। एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, मतलब जिससे हम लोग स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ये हमने किया भी है बट रैंडमली किया है, हमें टर्मिनोलॉजीज का मतलब नहीं पता, तो वो समझ में आएंगे बाद में कि ये मतलब ये टर्म का मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ था, राइट। तो स्ट्रक्चर डेटा होता है, हम लोग के पास फंक्शनल डेटाज होते हैं, मतलब फंक्शन के इंफॉर्मेशन, फंक्शंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो फंक्शनल डेटाज होते हैं। हम लोग के पास एक्सप्रेशन डेटाज होते हैं। सो ये चार तरीके के डेटाज होते हैं, बायोलॉजिकल डेटाज होते हैं। तो इसके बाद सीक्वेंस का मतलब भी आई गेस समझ में आ ही चुका होगा। तो लेट्स चलते हैं हम लोग के स्लाइड पे एक बार, वहाँ पे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटास भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अब हम लोग अगर नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी थी, मेजर चैलेंजेस इन बायोलॉजिकल डेटा, एंड दिस इज़ जो मैंने अभी लिखा भी है ऊपर में, कि इनकी वजह से ही देयर वाज अ नीड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डोमेन और टू मर्ज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेन्स इन बायोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोलॉजी। तो डेटा वॉल्यूम, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। सो ये यहाँ तक आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। अब आता है बिफोर गोइंग टू दिस वन, ओके। सो अब यहाँ से हम लोग टर्मिनोलॉजीज को भी कनेक्ट कर लेंगे ब्यूटीफुली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोर फंक्शंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कोर फंक्शंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? ये तीन जो चीज़ है यहाँ पे वही है मेन पिलर्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं मेन पिलर्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्यों मैं बोल रही हूँ, हमारे पास डेटा तो है, रॉ डेटा है, बट हमें रॉ डेटा से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा रॉ डेटा है तो मेरा फिनिश लाइन है कि मुझे उससे एक बायोलॉजिकल नॉलेज डिराइव करना है। तो उस जर्नी में मुझे क्या क्या चाहिए, डेटा स्टोरेज,
डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे जो बात है हमें समझ में आएंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। अगर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रोटीन जो था उसको समझा, प्रोटीन का सीक्वेंस इन्वेंट किया, सपोज प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन्वेंट किया, तो उनका जो स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस क्या होगा, डेटा हो जाएगा, रॉ डेटा। तो वो इन्वेंट किया 2000 में, सपोज अब सपोज 2026 में मुझे वही प्रोटीन को लेके काम करना है, मुझे कुछ और देखना है, लेकिन वो जो डेटा है उन्होंने कहीं स्टोर ही नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या वापस से फिर से करूँगी उसका स्ट्रक्चर, उसका सीक्वेंस वापस से बनाऊँगी, तो कितना ज़्यादा टाइम जाएगा और कितना बेकार का मेहनत भी होगा, राइट। क्योंकि वो पहले से जब इन्वेंट है बट कहीं स्टोर नहीं किया हुआ है, तो वहीं पे देयर इज़ अ गैप। तो उसको फील करने के लिए डेटा स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो डेटा स्टोरेज अब आता है कि डेटा स्टोर होगा कहाँ पे इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म आता है जो कि हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सुनेंगे, बहुत डील करेंगे आगे, और उसका वो टर्म का मतलब है, टर्म है डेटाबेस। सो हम लोग जानते हैं बहुत सारे डेटाबेसेस के नाम सबने सुने होंगे जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर बोला जाए दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, तो एग्जाम्पल दे देंगे, बट अगर बोला जाए बहुत लोगों को दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, सो उन्हें ये नहीं आता है पूरा, मतलब फुल क्लैरिटी के साथ नहीं पता है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटाबेस एंड व्हाई इट इज़ सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स टू स्टोर डेटा। बिकॉज अगर ग्लोबली मतलब डेटा अगर स्टोर किए जाए इन डेटाबेस, प्रॉपर डेटाबेस, तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट है, जो डोमेन है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, हम लोग उनमें कोलैबोरेटिव वे में काम कर सकेंगे, वो ग्लोबल हो सकेगा, स्केलेबल हो सकेगा, रिप्रोड्यूसेबल हो सकेगा। सो दिस टेक्निकल टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर कभी भी कोई आंसर्स लिख रहे हैं या कहीं पे भी हमें बोलना है या फिर क्लैरिटी रखना है, तो टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करना, साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें आता है यही सब, ग्लोबल कोलैबोरेटिव वर्क कर सके, रिप्रोड्यूसेबल हो सके। सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई गेट स्टोरेज आता है एक पिलर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और वहाँ पे हम लोगों को आता है एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे अच्छा एक लिख देती हूँ, यहाँ पे डेटाबेसेस आता है। डेटाबेसेस टर्म्स आई गेस सब समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, डेटाबेसेस के एग्जाम्पल्स सुने भी होंगे, तो मैं अभी एग्जाम्पल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स अभी नहीं तो कंफ्यूज कर देंगे। मैं नेक्स्ट जो आने वाले इस एपिसोड्स में इस सब एग्जाम्पल्स में देखा जाएगा। अब जब मैं बोलूँगी दैट दिस इज़ व्हाट डेटाबेस, तो अब हमें क्लियर हो जाएगा, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि डेटाबेस है मतलब इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, हमारे रॉ डेटाज होंगे। प्रोटीन है तो प्रोटीन के बारे में रॉ डेटाज होंगे, सीक्वेंस है तो सीक्वेंसेस होंगे। अगर वो एक स्ट्रक्चरल डेटाबेस है तो अब समझ में आ जाएगा दैट उस डेटाबेस में स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस हैं। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ें। तो सेकेंड पिलर है वो आता है डेटा एनालिसिस। अब हमारे पास सपोज हमने एक डेटाबेस उठाया, डेटाबेस उठाने के बाद वहाँ से हमने जो भी चाहिए रॉ डेटा जिसके बारे में भी चाहिए डाउनलोड कर लिया। बट अब मुझे क्या करना है, वो डेटा क्या बोल रहा है, मुझे तो देखना है कि उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उनमें क्या है, नहीं है, जीन है, कौन से डिजीज़ में एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बायोलॉजिकली वो डेटा क्या सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं, मुझे ये देखना है। तो इन सब चीज़ को मैं कलेक्टिवली क्या बोल देती हूँ, इन सब चीज़ को मैं कलेक्टिवली बोल देती हूँ डेटा एनालिसिस। आई वॉन्ट टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा, व्हाट इट इज़ टेलिंग। तो एनालिसिस के लिए अब मैं क्या यूज़ करूँगी, टूल्स यूज़ करूँगी एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी। तो अब ये भी मैंने मतलब हम सब ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुन लिए होंगे ऑलरेडी, टूल्स के, सॉफ्टवेयर्स के, जिससे यूज़ करके हम लोग बहुत सारे डेटास को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत सारे उनमें क्या बोलूँ मैं, चीज़ों को, मतलब बहुत सारे तरीक़ों को, बहुत सारे जो होते हैं
हाँ, तरीकों को हम लोग उनमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं? वो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो डेटा को इंटरप्रेट एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। सो डेटाबेस, टूल्स, सॉफ्टवेयर, ये सारे टर्म्स डिफरेंट हैं, उनके अपने मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, तो इनमें क्या होता है? एनालिसिस करके वो टूल्स और सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद हमें क्या देता है? हमें एक आउटपुट देता है। तो वो आउटपुट हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड विजुअलाइज कर सकते हैं। अब विजुअलाइज करने के लिए भी हम लोग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सपोज पाइमॉल वगैरह, तो वो भी टूल्स हैं, तो उनके अलग फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा दैट कौन से स्टेज, ये सारे स्टेजेस हैं, पिलर्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, तो उनमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो कौन से स्टेजेस में यूज़ होती है, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स कब यूज़ होता है, डेटा स्टोरेज के डेटाबेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अब जाके क्लियर हो गई होंगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कितने स्टेजेस में काम करता है? डेटा स्टोरेज, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, विजुअलाइज करना, इन सब पे काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे जो जैसे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, तो मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल, 4 फंक्शनल और एक्सप्रेशन भी ऐड कर देना होगा। तो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा हमारे हो गए हैं फिनिश। अब आता है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इनमें अब हम लोग देखेंगे तो अब समझ में आ रहा होगा, आई गेस क्लियर भी हो रहा होगा कि मैंने इसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। सीक्वेंस का मतलब हमें पता चल चुका है, डेटाबेस क्या होता है वो भी हमें पता चल चुका है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा हम लोग बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। वाई इलेक्ट्रॉनिकली? बिकॉज ये डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग को मिलता है, कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं, सो दैट इट कैन बी ईजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड एनालाइज्ड करा जा सके। सो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट द डेटाबेस। अगर कोई पूछे दैट व्हाट आर द पर्पस ऑफ डेटाबेस, देन सो स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, अलाउ ग्लोबल एक्सेस, सपोर्ट रिसर्च एंड एनालिसिस। उसके बाद जो टर्म हम लोग देख रहे हैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, सो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर का मतलब भी अब क्लियर हो गया होगा। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और दे कैन बी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज बायोलॉजिकल डेटा। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल डेटास पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल्स दूँ तो सीक्वेंस कंपेयर करने के लिए, जीन प्रेडिक्ट करने के लिए, सो बहुत सारे हम लोग चीज़ें करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ये सब आगे चल के और भी मैं क्लियर करती जाऊँगी। तो बेसिक यही है, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तो ऊपर जितने भी हार्ड टर्म्स है वो सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो टूल्स वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया। अब आता है जो एल्गोरिदम। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाई एल्गोरिदम? सो एल्गोरिदम इज बेसिकली व्हाट, अ स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशनल प्रोसीड्योर होता है यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके एक मेथड्स होते हैं, उनके एक एल्गोरिदम्स होते हैं जिन पे वो काम करते हैं। सो इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली एल्गोरिदम्स आर यूज टू एनालाइज दोज बायोलॉजिकल डेटा सच एज इट कैन बी कंपेयरिंग सीक्वेंसेस और प्रेडिक्टिंग सम जीन्स लोकेशन, मतलब एक जीनोम में जीन लोकेशन कहाँ पे है। तो इन सब कामों को करने के लिए एल्गोरिदम्स और मेथड्स होता है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर होता है जो कि कोई भी काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं जिससे वो डेटा को एनालाइज करके कोई तरीके के स्पेसिफिक टास्क को करते हैं। सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। तो यहाँ तक आई गेस सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अब मुझे और एक चीज़, जो स्मॉल से चीज़ मुझे बोलना था बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं टूल्स बोल रही हूँ, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो दो तरीके के टूल्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। एक होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जस्ट शॉर्ट करके, एक होता है वेब बेस्ड। अच्छा, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ वेब बेस्ड, और दूसरा होता है हम लोगों का स्टैंड अलोन टूल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आई गेस दिख रहा होगा, एक हो गया वेब बेस्ड और एक हो गया स्टैंड अलोन टूल्स। इनका मतलब सिंपल में, वेब बेस्ड मतलब समझ ही आ रहा होगा, जिससे हम लोग सपोज कोई भी ब्राउज़र में जाके हम लोग एक्सेसिबल कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब वहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग सिंपल ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाके हम लोग इंटरनेट के हेल्प से उससे इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ अगर गूगल से हम लोग जा रहे हैं वैसे करके। और स्टैंड अलोन टूल मतलब क्या होता है, हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, एंड उन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करके हम लोग लोकल मशीन्स पे चला सकते हैं। जैसे कि दे आर बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, स्टैंड अलोन टूल्स दैट आर इंस्टॉल्ड एंड रन लोकली ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो उनके लिए इंटरनेट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, सो ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज नहीं रिक्वायर होता है, हम लोग इसे लोकल मशीन्स में करके चला सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली स्टैंड अलोन टूल्स। तो ये टूल्स का जो फंडामेंट है वो तो आई गेस क्लियर हो गया होगा, वेब बेस्ड एंड स्टैंड अलोन, डन। सो ये भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि स्टार्टिंग में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। और एक स्मॉल थिंग मुझे बोलना था, वो है फाइल फॉर्मेट। सो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किन में, डेटाबेस क्या होता है, टूल्स क्या होता है, एंड फाइल फॉर्मेट क्या होता है, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम लोग एनजीएस पढ़ेंगे तो ये सब कंफ्यूजन तो बहुत ज़्यादा आती है, टूल और क्वेश्चंस भी आते हैं दैट डिफाइन डिफरेंस क्या है टूल्स एंड फॉर्मेट का। सो बेसिकली वो उस समय जाके कंफ्यूजन ना लगे, इसलिए यहीं से मैं सोची कि इसको इंक्लूड कर दूँ इस कोर्स में, फर्स्ट जो इसके एपिसोड्स में ही इंक्लूड कर दूँ, तो उस समय जाके ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, डेटाबेस आ गया, एल्गोरिदम टूल्स मेथड्स जो यूज़ होते हैं वो भी आ गया। तो फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फाइल फॉर्मेट इज़ नथिंग, is basically a standardized way है in which the biological data is stored and organized in a computer file। मतलब जो डेटाज है हमारे पास, वो एक ऑर्गेनाइज वे में तो लिखा जाएगा ना, जैसे कि एक वो लिखा जाता है एक ऑर्गेनाइज वे में, तो उस वे को, उस तरीके को ही फॉर्मेट बोलते हैं, दैट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। तो उसको हम लोग, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो हमें सब टूल्स, सब सॉफ्टवेयर्स में, स्टैंड अलोन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में, अब मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ तो अब क्लियर हो गया होगा, उस पर हम लोग रन कर सके, वेब पेज में भी रन कर सके। तो इसीलिए फॉर्मेट्स आर इम्पोर्टेंट। सो अब अगर मैं पूरा चेन बता दूँ एक बार, मतलब रिविजन टाइप का, कि पूरा चेन ही क्लियर हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास सपोज रॉ डेटा आते हैं। रॉ डेटा को हम लोग क्या वो बोलना चाह रहे हैं, उनका बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है, तो ये हम लोग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स लगा के उनसे पता कर सकते हैं। जो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, वो बहुत तरीके के मेथड्स या एल्गोरिदम्स को यूज़ करके एनालाइज करते हैं। किनको करते हैं? रॉ डेटा को एनालाइज करते हैं, उनसे हम लोग को नॉलेज मिलता है। सो इंफॉर्मेशन इज़ कन्वर्टेड टू नॉलेज, रॉ डेटा इज़ कन्वर्टेड टू नॉलेज। तो नॉलेज मतलब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जिनका डेटा है उनके बारे में हमें मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग वेब बेस्ड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड अलोन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, और वो डेटा किसी एक तरीके से लिखा हुआ है, एंड दैट तरीका इज़ कॉल्ड एज फॉर्मेट। ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखा हुआ है तो उसको स्टैंडर्डाइज्ड वे में, जिसमें बायोलॉजिकल डेटा स्टोर्ड है। कहाँ स्टोर्ड है?
डेटाबेस में स्टोर्ड है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेट। सो बेसिकली फाइल फॉर्मेट का पर्पस क्या हो गया, अलाउज डेटा एक्सचेंज बिटवीन टूल्स एंड इंश्योर्स कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं। जैसे कि सीक्वेंस फॉर्मेट होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट मतलब जहाँ सीक्वेंस स्टोर्ड है, सीक्वेंस डेटा के फॉर्मेट होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। सो बेसिक थिंग यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक बेसिक थिंग हो गया कि हम लोगों को जो स्मॉल टर्म्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उनके मीनिंग तो समझ में आ ही गए होंगे। दैट व्हाट इज, अब अगर मैं बोलूँ अपने आने वाले वीडियोस में दैट मुझे एक स्ट्रक्चरल डेटा, इस टूल में स्ट्रक्चरल डेटा से काम करना है, तो आई गेस दैट इन दिस टूल और दिस टूल रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल डेटा टू वर्क। तो इसका मीनिंग बहुत अच्छे से हम लोग डिकोड कर सकेंगे। मतलब मुझे डेटा चाहिए, स्ट्रक्चरल डेटा चाहिए, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा क्या होता है, कहाँ से मिलता है, डेटाबेस से, स्ट्रक्चरल डेटाबेस से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब जाके क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। सो अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट जो टर्म्स है उनको क्लियर करते हैं। उनको क्लियर करना मतलब कि अब आता है सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट जो होता है वो कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारे टूल्स से परफॉर्म कर सकते हैं। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। तो उनका तो बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स बहुत सारे होते हैं, बट कुछ कुछ टूल्स होते हैं जो सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या हो गया, उनका एक जॉब हो गया। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है पहले बताती हूँ। सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब होता है हम लोग सीक्वेंसेस को एक साथ मतलब बहुत, जैसे कि दो तीन सीक्वेंसेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हैं, अलग अलग ये हैं, जैसे प्रोटीन 1 है या फिर प्रोटीन 2 है, प्रोटीन 3 है। तो ये 4 या 3 तरीके के डिफरेंट प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस वी हैव। हम लोग उससे अलाइन करते हैं। अलाइन करना मतलब उन्हें कंपेयर करते हैं, उन्हें एक साथ रख के कंपेयर करते हैं। वाई वी डू द अलाइनमेंट, वाई वी कंपेयर इट, क्यों करते हैं हम लोग उन्हें अलाइनमेंट, हम लोग उनके बीच कितनी सिमिलैरिटी है, कितना यूनिकनेस है, कितना कंजर्व्ड रीजन्स है। कंजर्व्ड मतलब कि सेम रीजन्स है भी कि नहीं, वो करने के लिए अलाइनमेंट करते हैं, ताकि हम कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान सकें कि उन वो 4 प्रोटीन है वो क्या एक ही फैमिली से हैं, या फिर उनका एवोल्यूशनरी ट्रेट मतलब एवोल्यूशन क्या एक ही जगह से हुआ है, वो लोग डिफरेंट है, सेम है, क्या है। तो इन सब को जानने के लिए भी डू सीक्वेंस अलाइनमेंट, और ये आता है सीक्वेंस एनालिसिस। अब मुझे लगता है कि एक चीज़ क्लियर तो आराम से अभी तक हो ही गया होगा कि सीक्वेंस एनालिसिस मतलब क्या होता है, एनालिसिस किससे होता है। एनालिसिस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर से होता है। जो 3 पिलर्स थे उनका एक पॉइंट था एनालिसिस, वहाँ पर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आया था। और सीक्वेंस एनालिसिस के तरीके क्या होते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट करना। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट सो बेसिकली क्या हो गया, इट्स द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 और मोर बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस टू आइडेंटिफाई रीजियंस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। तो यहाँ तक आई गेस क्लियर। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। कितने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट होते हैं, एक होते हैं हम लोग का पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, और एक को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्यों बोलते हैं, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हम लोग इसीलिए बोलते हैं जहाँ पे हम लोग 2 सीक्वेंसेस को अलाइन कर रहे हैं, और हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बोलते हैं जहाँ पे हम लोग मोर देन 2 सीक्वेंसेस को, 3 हो गया, 4 हो गया, इवन बहुत सारे सीक्वेंसेस को अलाइन कर रहे हैं टू नो how much they are similar, how much they are unique, they have any kind of conserved regions between them or not. So इन सब को जानने के लिए हम लोग करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इनको शॉर्ट में MSA भी बोला जाता है, जो कि सुना भी होगा बहुत बार, बट ये होता है इसका रियल मीनिंग। अब आता है जो नेक्स्ट थिंग है वो क्वेरी सीक्वेंस क्या होता है एंड डेटाबेस सीक्वेंस क्या होता है, राइट। तो ये मैं क्वेरी सीक्वेंस एंड डेटाबेस सीक्वेंस दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल से, तो क्लियर हो ही जाएगा। क्वेरी सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली अ क्वेरी सीक्वेंस इज द इनपुट सीक्वेंस प्रोवाइडेड बाय द यूजर
फॉर एनालिसिस और कंपैरिजन। और इसको मैं दिखाती हूँ तो उतना नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे कि क्वेरी सीक्वेंस क्या हो गया, ये एक टूल है, ब्लास्ट एक टूल है। सो ब्लास्ट एक टूल, अगर अब मैंने टूल बोला तो आई गेस समझ में एकदम क्लियरली आ गया होगा कि ये टूल है। मतलब ये किसके ऊपर काम करेगा, कोई डेटा के ऊपर काम करेगा, रॉ डेटा के ऊपर काम करेगा। मुझे क्या देगा, आउटपुट देगा जिसको मैं कहीं और विजुअलाइज कर सकती हूँ। तो वो एक फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट में मुझे देगा। फाइल फॉर्मेट को मैं कोई और टूल में जाके, सॉफ्टवेयर में जाके उससे आउटपुट ले सकती हूँ, विजुअलाइज कर सकती हूँ, इंटरप्रेट कर सकती हूँ। सो डेटा, और मुझे जो डेटा मैं ब्लास्ट में दूंगी, इस टूल में दूंगी, मुझे कोई डेटाबेस से मिलेगा। तो मेरे सारे पिलर्स तो कवर हो ही गए, सारे पिलर्स कवर हो गए इन द सेंस डेटा स्टोरेज भी हो गया, एनालिसिस भी हो गया, इंटरप्रिटेशन विजुअलाइजेशन भी हो गया। सो आई गेस यहाँ तक ये फ्लो पूरा एकदम याद ही हो जाना चाहिए, याद हो भी गया होगा, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटर क्वेरी सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस यूजर देगा कि मुझे इस सीक्वेंस के अगेंस्ट सर्च करना है, वही होगा मेरा क्वेरी सीक्वेंस। और जब ये एक सीक्वेंस यहाँ पे लेके सर्च करके मुझे बहुत सारे सीक्वेंस देगा कि हाँ जो तुमने दिए थे उनसे सिमिलर है ये सब सीक्वेंसेस, तो वो बहुत सारे सीक्वेंसेस को मैं बोल देती हूँ डेटाबेस सीक्वेंस। क्यों डेटाबेस सीक्वेंस, अब शायद ये आइडिया मिल ही गया होगा क्योंकि डेटाबेस सीक्वेंस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस डेटाबेस में स्टोर्ड थे, वहाँ से दिया गया है हमें, जो कि मेरे इनपुट सीक्वेंस और क्वेरी सीक्वेंस से मैच करते हैं। सो आई गेस यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ what is the database sequence. Database sequence are biological sequences that are already stored in biological database and are used for comparison during analysis. So हम लोग query sequence देते हैं, उन्हें compare किया जाता है, database sequence वो हमें return देता है. So output is database sequence, input is query sequence. तो input output का ये केस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं और दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में, और वो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी फ्यूचर में लगेंगे बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनोटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटा डेटा। सो एनोटेशन मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग और एडिंग बायोलॉजिकल मीनिंग टू रॉ सीक्वेंस डेटा। मतलब हमें रॉ सीक्वेंस डेटा मिला, अनोटेट करना मतलब हम लोग बोलते हैं दैट वी नीड टू अनोटेट दिस। अनोटेट दिस मतलब हमें फाइंड करना है कि वो फंक्शनली क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, जीन है भी कि नहीं, कोडिंग रीजन्स कितने हैं, नॉन कोडिंग, मतलब उनके फंक्शंस के बारे में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्हें जानना। मतलब जो मैं बोल रही थी एकदम बिगिनिंग में, जो मैंने बोला था कि एक रॉ डेटा है, रॉ बायोलॉजिकल डेटा हमारे पास है, तो उस जर्नी को, मतलब रॉ बायोलॉजिकल डेटा को एक बायोलॉजिकल नॉलेज में कन्वर्ट करना, उस जर्नी को हम लोग बोल देंगे एनोटेशन। सो एनोटेशन मतलब अगर एक जीनोम को एनोटेट, मतलब कि एनोटेशन क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, जीन्स हैं कि नहीं, कोडिंग रीजन्स हैं कि नहीं, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें हमें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शन क्या है, तो उस जर्नी को हम लोग बोल देंगे, सिंपली क्या बोल देंगे, सिंपली बोल देंगे एनोटेशन। सो एनोटेशन भी क्लियर हो गई होगी। एंड और एक टर्म है दैट इज मेटा डेटा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा डेटा? सिंपल, मेटा डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन, बट कैसा, डेटा का डेटा, मतलब डेटा तो मुझे समझ में आ गया। Metadata is also called as data of data because it is the information that describes एडिशनल डिटेल्स अबाउट द बायोलॉजिकल डेटा। जैसे कि एक बायोलॉजिकल डेटा मैंने लिया है, रॉ डेटा लिया है, अब वो कहाँ से लिया गया है, उसका जियोग्राफिकल जगह कहाँ है, एक्सपेरिमेंट जैसे कब हुआ है, तो ये जो नॉन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस है, उन नॉन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस को हम लोग बोल देते हैं मेटा डेटा। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था। सो ये बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस नहीं है, बेसिकली नॉट जो नॉन बायोलॉजिकल जो और भी इंफॉर्मेशंस हैं
बायोलॉजिकल डेटास के बारे में, उससे हम लोग बोल देते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा एक ब्रांच ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत काम आता है आगे चल के, तो इसीलिए अभी इसको जस्ट हल्के में समझना इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा है। सो स्ट्रक्चरल डेटा, सीक्वेंस डेटा, ये सब टर्मिनोलॉजीज अब क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो और भी इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग क्यों है इसे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ब्रांचेस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो ब्रांचेस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं तो इनमें बहुत सारे मतलब अपने डोमेन्स होते हैं, तो उन डोमेन्स को जानना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैं अभी नाम और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सब बोली तो वो कंफ्यूज कर देगा। तो जैसे बेसिकली जीनोमिक्स एक ब्रांच है, मतलब इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ होल जीनोम, एंड उनमें बहुत टेक्निक्स आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह के। सो वो मैं जस्ट ग्लिम्स दे रही हूँ, अभी इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। प्रोटियोमिक्स होते हैं, प्रोटियोमिक्स मतलब लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स मतलब होता है बेसिकली आरएनए का स्टडी, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का स्टडी। स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो इनमें हमारा प्रोटीन मॉडलिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आती है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन। सो बेसिक थिंग है कि जो स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ना, वो मैं इस सीज़न में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करने वाली हूँ। सिस्टम बायोलॉजी आती है, सिस्टम बायोलॉजी मतलब हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एज ए नेटवर्क समझते हैं। कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स आता है, मतलब इसमें एल्गोरिदम्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ब्रांचेस ऑफ जो है ब्रांचेस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि बहुत डोमेन्स हैं, उनके नाम हमारे अंदर, हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि किस डोमेन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो एम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्लाइड्स मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इंक्लूड किए हैं, तो ये चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कुछ भी, कि एम्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, क्यों यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मुझे लगता है कि अब अगर हम लोग खुद ही पढ़ेंगे ना एम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पॉइंट को, तो ये सारे हमें समझ में आएंगे कि सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुके हैं और अब क्लियर भी हो गए होंगे। मतलब अगर अभी पढ़ूँ स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डेटा तो उसका रीज़न हमें क्लियर हो चुका होगा दिमाग में कि क्यों स्टोरेज ऑफ डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। तब भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करना लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट्स को, डेवलपमेंट हो सके डेटाबेस को, तो इन सारे रीजंस को हम लोग अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। मैं पॉइंट समझा दे रही हूँ, अंदर के रीजंस जो हैं वो गो थ्रू कर लेना और एक बार उसको क्लियर अप हो जाएगा और भी चीज़ें, और नोट डाउन भी कर सकते हैं बिकॉज ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। तो हम लोग यहाँ पे टूल्स को यूज़ करके कि हम समझ सकें कि पैटर्न्स जो हैं, सिमिलैरिटीज़, स्ट्रक्चर को देख के उनके पैटर्न्स को समझ सकें, फंक्शंस को समझ सकें, और उसको हम लोग रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम लगा सकें। इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो बायोलॉजिकल नॉलेज की बात की थी मैंने वो भी यहाँ पे लिखा है, रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल बायोलॉजिकल नॉलेज। प्रोटीन का फंक्शंस, अगर मैं प्रोटीन के फंक्शन समझ गई तो मुझे उस मतलब कोई भी डिजीज़ का मेकनिज़म समझ में आ सकता है कि इस डिजीज़ में प्रोटीन बढ़ने से, कमने से हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है ना वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी तो और भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये सिस्टम बायोलॉजी का पार्ट है। व्हाट इज सिस्टम बायोलॉजी, मैंने अभी बोला है, सिस्टम बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मैं सारे टॉपिक्स को ही कनेक्ट कर रही हूँ पूरा ए से लास्ट तक।
फिर है सपोर्ट बायोलॉजिकल रिसर्च, तो ये भी है ऐसे साइंटिस्ट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सॉल्व करा जा सके। उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। नेक्स्ट में हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सो एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। जैसे कि मैं खुद भी अभी करेंटली काम कर रही हूँ ड्रग डिस्कवरी पे एंड वैक्सीन डेवलपमेंट पे, बहुत सारे पाइपलाइंस बनाने पे काम कर रही हूँ जो कि ऑटोमेट कर सके, ऑटोमेशन कर सके। सो ऑटोमेटेड पाइपलाइंस वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए। सो ये जो डोमेन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे जैसे समझ में आएंगी सारी चीज़ें ये भी क्लियर हो जाएंगी, पर इसको क्लियर करने के लिए हमें फाउंडेशन, हमारा जो टर्म्स है वो क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्रग डिस्कवरी मतलब क्या होता है, अगर हम लोग प्रोटीन के फंक्शन जान सके, अगर हम लोग रॉ डेटा को एनोटेट कर सके, तो अगर कोई भी अब इस स्टेज में आके बोलता है कि रॉ डेटा को एनोटेट कर सके, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है वो, बायोलॉजिकल नॉलेज जान सके, प्रोटीन क्या काम करता है वो जान सके, तो हम लोग वो प्रोटीन उस डिजीज़ में बढ़ रहा है, कम रहा है, कौन सा ड्रग टारगेट है, बायोमार्कर क्या है, तो इन सब को जान सकते हैं, तो ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। तो हम लोग वेट लैब से पहले अगर ड्राई लैब इन सिलिको और कंप्यूटेशनली करें तो हम लोग का टाइम सेव होगा। तो वेट लैब के जो ट्रेडिशनल वेट लैब मेथड्स थे जो 10-10 साल तक, 10 ईयर्स तक लेते थे, तो वो हम लोग रिड्यूस कर सकेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। उसके अलावा वैक्सीन डेवलपमेंट है, एपिटोप प्रेडिक्शन करना, डिज़ाइनिंग इफेक्टिव वैक्सीन्स, डिजीज़ मेकनिज़म्स या डिजीज़ रिसर्च। जैसे कि मैंने अपना इंटर्नशिप किया था, तो वो इंटर्नशिप मैंने कैंसर जिनोमिक्स या कैंसर रिसर्च पे किया था। तो कैंसर जिनोमिक स्टडीज़ उनको जानना, उनके लिए भी हमें ये सब जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्स जानना इज़ इम्पॉर्टेंट। टूल्स क्या है, तभी तो हम लोग उसे यूज़ कर सकेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे इन रियल वर्ल्ड। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम लोग जस्ट एक रैंडम टूल्स को चला के जस्ट एक बटन क्लिकिंग कर रहे हैं, बट उसके पीछे का जो फाउंडेशन है वो क्लियर ही नहीं होगा, तो इट्स यूजलेस कि हम लोग बायोइन्फो को सिर्फ एक बटन क्लिकिंग सब्जेक्ट बनाए, राइट। तो उसके लिए जानना इज़ इम्पॉर्टेंट। एवोल्यूशनरी स्टडीज़, तो ये पार्ट भी मैं आने वाले वीडियोस में और अच्छे से कवर करूँगी। यहाँ तक जो है मैंने बोला कि हम लोग जैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं टू नो उनका एवोल्यूशनरी स्टडीज़, उनका टैक्सोनॉमिक रिलेशन क्या है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, स्पीशीज़ एवोल्यूशन को समझना कि कौन किससे जनरेट हुआ है, कितना स्पीशीज़ डेविएशंस हुआ है, इन सबको। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे काम करना, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कि कहाँ कहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है किस किस डोमेन्स में अप्लाई होता है। तो इन सबको देखने के बाद आई गेस बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशंस कितना ज़्यादा वास्ट एंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ हम लोग का एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी हो गया। सो आज हम लोगों ने इस वीडियो में मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, टर्मिनोलॉजीज को कवर किया। अगर मैं अपना कोर्स खोलूँ तो यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एम्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रिसर्च एरियाज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे इमर्ज हुआ मैंने बोल दिया है, और भी ज़्यादा अगर इंट्रोडक्शन समझना है व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो मैंने इसमें रिपीट नहीं किया है। क्यों रिपीट नहीं किया उसका एक रीज़न है, बिकॉज मैंने अपने पहले जो वीडियोस बनाए थे यहाँ पे, तो उसमें मैंने दिया था, जो 2 वीडियोस मैंने बनाए थे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटिव वर्सेस मिथ्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स रोड मैप, इन दोनों में मैंने बहुत ही डिटेल्स में कवर करा है व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और साथ ही साथ सीज़न 1 का एपिसोड 1 द बिगनिंग वो भी मैंने दिया है, तो अगर वो नहीं देखा है तो उससे पहले चेक करें। वो 2 वीडियोस को भी मैं रिकमेंड करूँगी, पहले चेक करें उसके बाद इस वीडियो पे आए, कि कोई भी एपिसोड कोई भी स्टेप जंप ना करें, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा।
पूरा A to Z अगर क्लियर करना है तो एक एक एपिसोड्स देखते हुए आए, एंड तक देखें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैंने टर्मिनोलॉजीज, कोर कंसेप्ट, फाउंडेशंस जो हैं हमारे टर्मिनोलॉजीज है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, वो अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप वीडियो के एंड में ये सारी चीज़ें अगर हम लोग खुद से पूछेंगे तो क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ब्रांचेज, एम्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेशंस है, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में टूल्स क्या होते हैं, डेटाबेसेस क्या होते हैं सीख लिया, लेकिन अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे ये काम करते हैं नहीं करते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, जो कि अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स कवर करेंगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी श्वेतावर्स चैनल पे ही रिलीज़ होगा। तो उसे समझने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लेना होगा चैनल श्वेतावर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।